हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स क्या होता है? हाइड्रोलिसिस इंटरैक्शन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द सॉल्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. ओके, इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है दैट इज एसिड प्लस बेस टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर. अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी सॉल्ट है, एक सॉल्ट के अंदर एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है. जब ये सॉल्ट का कैटायन और एनायन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो रिजल्ट हाइड्रोलिसिस का एसिडिक सॉल्यूशन होगा. अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो रिजल्ट जो है वो बेसिक सॉल्यूशन होगा. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट आर वी सेइंग कि अगर सॉल्ट जो है दैट इज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो ये रिजल्ट करता है इन व्हाट? It will result in acidic solution. क्योंकि it is a salt of a strong acid. जैसे for example हम लोग ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड जो है that is chloride comes from a strong acid. अभी हम सारी combinations और डिटेल में करेंगे. अमोनियम comes from a weak base. तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन हो गया. अगर इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगी दैट इज गोइंग टू बी एसिडिक. ठीक है, अगर हम लेते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस. तो रिजल्ट जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? इट शुड गिव अस अ बेसिक सॉल्यूशन. और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका CH3COO Na जो आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. ठीक है, और CH3COO जो आ रहा है दैट इज फ्रॉम अ वीक एसिड एसिडिक एसिड. तो जब इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो हमारे पास क्या आता है? बेसिक सॉल्यूशन. अब जिस तरह से हमने एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किया था Ka, बेस का बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट किया था Kb, Kw आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर किया था या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किया था, उसी तरह से हम यहाँ पे तीन चीजें डिफाइन करेंगे कि एक कोई भी सॉल्ट अगर हम लेते हैं और हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है दैट इज गिवन बाय KH. जैसे आप एसिड का Ka कैलकुलेट करते हैं ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, उसी तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे KH व्हिच इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. फिर हमने कैलकुलेट करा था लास्ट वाले सेक्शन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा. यहाँ पे हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करेंगे व्हिच इज गिवन बाय H. और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका pH हम किस तरह से फाइंड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सॉल्ट किस कॉम्बिनेशन का बना है, वो भी हम इस सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे. बट यहाँ पे डेरिवेशंस जो है दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू बिकॉज डेरिवेशंस आर नॉट इन योर सिलेबस. यू ओनली हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूले. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टेक वेरियस कॉम्बिनेशंस टू सी कि क्या क्या हमारे पास किस किस टाइप के सॉल्ट्स हैं और कैसे हम उसके सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं. सो लेट्स गो ऑन टू डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स. फर्स्ट सॉल्ट जो हम लेंगे दैट इज अ salt of weak acid and strong base. आपने रिमेंबर करना है, एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि जितनी भी हम कैलकुलेशंस इसमें करेंगे they all will be based on that proportion या that component which is weak.
क्योंकि जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमने बोला था कि जो भी स्ट्रॉन्ग है, whether it is strong electrolyte, whether it is a strong acid, whether it is a strong base, वो completely आयोनाइज हो जाते हैं। अगर वो completely आयोनाइज हो जाएंगे तो कैलकुलेशंस हम उसके बेसिस पे नहीं कर सकते, ठीक है। सो जो भी वीक होगा उसके बेसिस पे हम, आप देखोगे सारी कैलकुलेशंस हम उसी के बेसिस पे करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमने अभी एक एग्जांपल ले लिया, वीक एसिड जो है दैट इज CH3COOH एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज NaOH। कॉम्बिनेशन जो बनेगी सॉल्ट की that is going to be CH3COONA, राइट। और इसे हम बुलाते हैं क्या है, सोडियम एसीटेट। ओके, सो आई टोल्ड यू हमने 3 चीजें डिफाइन करनी है। सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या है, दैट इज KH। ओके, और KH for this combination that is given by Kw upon weak acid है, so Kw upon Ka। ओके, हम वीक एसिड कर रहे हैं तो KH किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी वीक होगा उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो यहाँ पे KH जो है, क्योंकि एसिड हम वीक एसिड का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Ka। और इनटू हमको कंसंट्रेशन भी लेना पड़ेगा सॉल्ट का, सो KH दैट इज गिवन बाय Kw बाय KH क्या आएगा, Kw upon Ka। सेकेंड हमने क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल h। अब जब हम स्मॉल h ले रहे हैं तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे हमने करा था C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, याद है, करा नहीं था, ये वाला रिलेशन करा था हमने। HA जो है वो डिसोसिएट हो रहा है इनटू H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ठीक है। सो इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन हमने C ली थी, इसकी हमने 0 ली थी, इसकी 0 ली थी, ठीक है, और इसकी फिर ली थी C1 माइनस अल्फा और इसकी C अल्फा और C अल्फा, ठीक है। और इससे हमने क्या कैलकुलेट करा था, हाँ, Ka कैलकुलेट करा था, दैट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। उसी तरह से हम यहाँ पे भी H उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा को अल्फा को किसके साथ कर देंगे, H के साथ। सो ये आ जाएगा C1 माइनस H CH इंटू CH, तो CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, राइट। इस तरह से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोलिसिस किसकी करी है हमने, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब करेंगे, H that will be equal to under root of Kw, say Kw upon Ka, बट यहां पे हमें कंसंट्रेशन मेंशन करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि जब हम डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम कंसंट्रेशन मेंशन कर रहे हैं ना। सो Ka तुम्हारा क्या हुआ, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अगर हम कंसंट्रेशन मेंशन नहीं करेंगे तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्या ले रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग द इक्वेशन विद कंसंट्रेशन C। ओके, सो C एज वी आर टेकिंग C ओवर हियर, जब इसकी डेरिवेशन करते हैं तो उसमें भी हमको C इनटू कंसीडरेशन लेना पड़ता है। तो H क्या आ जाएगा, Kw अपॉन Ka इंटू C और उसका अंडर, ठीक है। और थर्ड जो हम डिफाइन करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी pH ऑफ द सॉल्यूशन। pH for such a solution that depends upon this, okay। सो हमें ये पता है, क्या किया था हमने, कि pKa that is equal to minus log of Ka, ये हमने कल किया था। pKb that is equal to minus log of Kb,
ठीक है, एंड pKw दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kw। उसी से हम यहाँ की वो pH डिराइव करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है Kw, तो अगर हम इसमें लॉग लगा लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ Kw, उसी तरह से Ka और उसी तरह से C। सो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है प्लस हाफ ऑफ pKw प्लस हाफ ऑफ pKa एंड प्लस हाफ ऑफ log of C। ओके, सो हमने ये तीनों एक्सप्रेशन याद रखने हैं। फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH is equal to KW upon KA, second degree of hydrolysis H is equal to KW upon K into C का अंडर रूट, and third pH which is equal to 1/2 pKw plus 1/2 pKa plus half of log of C। अब इसी के साथ में नेक्स्ट आपका बेस का भी लिखती हूँ, so that you see what is the difference between the two। इसमें हमने salt of weak acid ली थी, उसमें हम salt of weak base लेते हैं, strong acid लेते हैं। ओके, क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? weak base NH4, strong acid HCl, ठीक है। सो weak base हमारा आ गया NH4OH, स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया HCl, कॉम्बिनेशन बनेगा NH4Cl, ठीक है। अब यहाँ पे बेस वीक है तो इंस्टेड ऑफ Ka जो हमने यहाँ पे लिया है उसके अलावा हम वहां पे क्या लेंगे Kb, जो भी वीक होता है उसी को कंसिडर करने वाले, ठीक। सो लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट वन। KH for this that will be equal to KW upon KB। ये छोटे छोटे से 1, 1, 2, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। ओके, सो फॉर्मूले याद रखने जरूरी है। फिर B H क्या आ जाएगा KW upon KB into C अंडर रूट, ठीक है। एंड देन C pH में आप देखोगे कि साइंस यहां चेंज हो जाते हैं। Why? Because जब हम लोग बेस लेते हैं तो बेस का जो POH हम लेते हैं वो नेगेटिव ऑफ pH होता है, याद है ना। pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू pKw, यही लेते हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है इसमें pH, तो अगर pH कैलकुलेट करना है तो pH हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? pKw माइनस POH। तो ये pH नेगेटिवली रिलेटेड है POH के साथ। बेस में हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव को कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे जब हम साइन देखेंगे तो हम देखते हैं ये वाला साइन माइनस हो जाता है, ठीक है। सो ये आ गया हाफ ऑफ pKw माइनस half of pKb, and what will happen to the concentration? Concentration minus होएगी कि plus होएगी? Minus. Concentration will also be taken in minus. Minus half of log of C. Right? अब in both the cases हम pKw की वैल्यू भी लगा सकते हैं। At 298 हमने पढ़ा था कि pKw की वैल्यू 14 होती है, कल किया था ना हमने कि at 298 Kelvin pKw that is equal to 14। so 1/2 into 14 7 आ जाता है। so ये रिलेशन क्या हो जाएगा? 7 plus half of pKa plus half of log C, है ना। उसी तरह से ये रिलेशन भी यही हो जाएगा, 1/2 into 14 7 minus half of pKb minus half of log of C, right? So two combinations हमने लिए, first salt of weak acid and strong base, second salt of weak base and strong acid। अब एक combination हमने लेना है salt of weak acid and weak base।
सो उसमें हम K और Kb आप देखोगे दोनों कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो थर्ड कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन इज सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base। weak acid हम ले लेते हैं again CH3COOH and weak base हम ले लेते हैं NH4OH। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? CH3COONH4। This is ammonium acetate। Ammonium acetate। Okay? अब let's calculate KH। KH that will be equal to, अब इसमें आप देखोगे कि हम concentration को consider नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू KB। और pH क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ pKw प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb, ठीक है। अगेन इसको हम 7 ले सकते हैं, 1/2 इंटू 14 7 आ जाएगा ये। सो 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb, राइट। फोर्थ कॉम्बिनेशन is the combination of strong acid and strong base। A combination of strong acid and strong base is NaOH is a strong base, HCl is a strong acid। तो combination आ गया NaCl। A salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis because वो completely ionize हो जाता है, और जो completely ionize हो जाएगा उसकी हम लोग KH भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, H भी नहीं कर सकते और pH भी नहीं कर सकते। तो फोर्थ कॉम्बिनेशन जो है that does not hydrolyze, राइट। सो हमको 3 की याद रखनी है वैल्यूज। फर्स्ट हमने करा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, सेकेंड हमने करा स्ट्रॉन्ग ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, और थर्ड हमने करा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है सॉल्यूशन में, राइट। सो दिस इज द टॉपिक हाइड्रोलिसिस एंड कैलकुलेशन ऑफ pH फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। क्लियर हो गया? The next topic which we have to do today, that is buffer solution। Buffer solution very very important। definitions इस section में से आ सकती है हमें boards पे। competition में से competitions जब हम देखते हैं तो इसमें एक हेंडरसन इक्वेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जरूर, एक न्यूमेरिकल हेंडरसन इक्वेशन के बेसिस पे जरूर आता है, ठीक है। अदरवाइज बोर्ड्स में जनरली आपको क्या आएगा, यू विल गेट व्हाट, ओनली डेफिनेशंस, ओके। बफर सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में अगर हम पढ़े तो बफर सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच हैज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ pH, ठीक है। मतलब अगर हम उसमें कुछ एसिडिक डाल दें या हम उसमें कुछ बेसिक डाल दें, कुछ भी डाल दें, उसका जो pH है वो चेंज नहीं होता। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड का जो pH है दैट वेरीज फ्रॉम 7.3 टू 7.4, ओके। इतना कुछ हम लोग खाते हैं, कोई एसिडिक, कोई हम गोलगप्पे खा रहे हैं, कोई हम कुछ भी खा रहे हैं, तो गोलगप्पे में क्या होता है, उससे एसिडिटी होती है ना, कई बार जलन होती है आपको। अगर हर एक चीज हम खाएं और उससे ब्लड का जो pH है वो चेंज हो जाए
तो इसका मतलब हमारी जो बॉडी है दैट इज नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग, मैल फंक्शनिंग ऑफ आवर ह्यूमन सिस्टम इज टेकिंग प्लेस। ब्लड इज, और ऑल्सो हमारे जो सेल में फ्लूइड्स होते हैं, जितने भी फ्लूइड्स हैं उन सबका पीएच भी कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट उसका जो पीएच है वो वेरी नहीं करना चाहिए। जब एसिडिटी होती है हमको तो हम लोग क्या डाइजीन लेते हैं, डाइजीन के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, स्टमक आपको पता है ना एसिड क्रिएट करता है, तो एसिड को वो न्यूट्रलाइज करेगा। जो एसिड भी लाइनिंग ऑफ द स्टमक एक्सक्रीट कर रही है वो टू अ लिमिटेड वैल्यू होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर होएगी तो वी विल फील दैट बर्निंग सेंसेशन इनसाइड द स्टमक। ठीक है, सो ब्लड जो है दैट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ अ नेचुरल बफर। तो बफर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, देखो बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन व्हिच resists changes in the hydrogen ion concentration in the hydrogen ion concentration on addition of a small amount of acid or base, a small amount of acid and base। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे हम बफर को डिफाइन करते हैं, हम एक और चीज डिफाइन करेंगे which is known as buffer action। अब बफर एक्शन क्या हुआ, बफर एक्शन इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट दिस चेंज। सिंपली क्या होती है वो कि एक किसी भी चीज में क्या एबिलिटी है उसको चेंज को रेजिस्ट करने की, दैट इज व्हाट बफर एक्शन इज। ठीक है, सो बफर एक्शन क्या हुआ, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन resist that change, that is what buffer action। कौन सी चेंज, टू चेंज द pH, ओके, उसे हम बफर एक्शन बुलाते हैं। दो तरह के बफर्स होते हैं, फर्स्ट which is known as acidic buffer। ओके, acidic buffer क्या हुआ, acidic buffer contains equimolar solution of a weak acid and its salt with a strong base। Okay, so equimolar solution of a weak acid and its salt with a strong base। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वीक एसिड है CH3COOH, इसके साथ हम इक्विमोलर सॉल्यूशन अगर CH3COONA की डालेंगे तो ये क्या करेगा, हमने कॉमन आयन इफेक्ट करा था, है ना, तो ये क्या करेगा, CH3COOH जो है वो डिसोसिएट होता है इनटू CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है दैट इज ड्यू टू दिस, क्योंकि ये H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है। जब हम इसमें इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट डालेंगे तो सोडियम एसिटेट भी इसमें डिसोसिएट कर जाएगा। ओके, अब होगा क्या, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो ये CH3COO नेगेटिव क्या करता है, इस H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर ये H पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इसका pH जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि pH बढ़ता चला जाएगा अगर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, मतलब कम होता चला जाएगा, सॉरी एसिडिक की तरफ हो जाएगा। pH that is equal to minus log of concentration of H3O positive ना, तो अगर concentration of H3O positive increase होगी तो pH की वैल्यू डिक्रीज होगी, और pH की वैल्यू डिक्रीज होती है 7 से लेके जब हम 1 तक जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है।
पर यहाँ पे हमने H वैल्यू को H पॉजिटिव की वैल्यू को न्यूट्रलाइज कर दिया है बाय एडिंग दिस। अगर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो pH जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक बफर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ बफर दैट इज नोन एज बेसिक बफर। जनरली हमें इसी कॉम्बिनेशन में सेक्शन में से क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बफर सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफर्स आर देयर, गिव एग्जांपल्स। सो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। 1 मार्क की डेफिनेशन हो गई बफर सॉल्यूशन की, या 3 मार्क्स का भी 1 मार्क का ये हो गया और 1 मार्क का बेसिक बफर हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिक बफर क्या हुआ, अब इट इज equimolar solution of a weak base and its salt with a strong acid. ठीक है, so what example can we take? वीक बेस कौन सा होगा, NH4OH। दिस इज अ वीक बेस और इसका कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या होगा, NH4Cl। क्लियर, जो NH4OH है वो डिसोसिएट करता है एज NH4 पॉजिटिव plus OH negative, and this is going to dissociate as NH4 positive plus Cl negative. So similar formula वहां पे भी होगा कि इसका जो basic strength है that is due to OH negative ions, NH4Cl वो NH4 positive दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, जो इस OH नेगेटिव आयंस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच जो pH है वो कांस्टेंट हो जाता है एंड दिस इज गोइंग टू बिहेव एज अ बफर। समझ में आ गया बफर क्या होता है और बफर एक्शन, एसिडिक बेसिक बफर्स क्या होते हैं, राइट। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि हम एक बफर का, एसिडिक बफर का pH कैसे कैलकुलेट करते हैं और बेसिक बफर का pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, टू सी वेदर pH जो है वो कांस्टेंट रह रहा है सॉल्यूशंस का कि नहीं, तो उसके लिए हेंडरसन ने एक इक्वेशन दी थी व्हिच इज अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन। आपको सिर्फ इक्वेशन भी आ सकती है तो आपको पता होना चाहिए हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन दोनों के लिए हम लोग अलग अलग देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पहले देते हैं for a acidic buffer, okay। इस किसी की भी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, पर अगर आपको सपोज लगे कि लर्न करने में दिक्कत हो रही है कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे डिराइव करा है, तो आप रेफरेंस बुक्स अपने देख सकते हो, बट अदरवाइज डेरिवेशंस आर नॉट इन योर सिलेबस। और हाइड्रोलिसिस का मैंने आपको बहुत इजी मेथड बता दिया है टू लर्न देम, ओके। सो इट्स बेटर दैट यू लर्न रादर देन गोइंग इनटू, है उसकी भी, जैसे हमने Ka into Kb वाला फॉर्मूला निकाला था, Ka into Kb is equal to Kw, उसकी हमने डेरिवेशन करी थी ना, उसी के बेसिस पे ये सारी डेरिवेशंस, ओके। सो जब हम एसिडिक बफर का निकालते हैं तो pH for an acidic buffer that is given as pKa, क्योंकि हम एसिड ले रहे हैं इसलिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट हमने एसिडिक बफर में कौन सा लिया है, ये CH3COONA, इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। एसिड हमने कौन सी ली है, ये, तो क्वेश्चन में इसकी कंसंट्रेशन दे रखी होगी, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी होगी, ओके। हो सकता है कि आपको pKa कैलकुलेट करना पड़े तो उसके लिए Ka कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर pK is equal to minus log of Ka कैलकुलेट कर सकते हैं, पुट इन द वैल्यू ओवर हियर, इसकी कंसंट्रेशन दी है, इसकी कंसंट्रेशन दी है, हम इजीली
pH कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? सेकेंड, बेसिक बफर। अब बेसिक बफर में हमको pKb की वैल्यू लेनी है, तो इसके थोड़ी सी इक्वेशन हमारी लंबी हो जाती है। pH that is equal to 14 pKw because pKa plus pKb that is equal to pKw। so हमको क्या चाहिए यहाँ पे pKb की वैल्यू चाहिए, तो pKb की वैल्यू जो आएगी that is 14 minus pKb, ठीक है, and minus log of concentration of salt upon concentration of the base। ठीक है? Is it clear? So this is your Henderson equation for both। कुछ सिंपल सा न्यूमेरिकल भी इस सेक्शन में से हमें आ सकता है। The last topic of the chapter which we are going to do today, that is solubility product। Solubility product को हम डिनोट करते हैं by KSP। ओके, अब solubility क्या होता है हमने करा हुआ है पहले। solubility is the amount या number of moles of a solute which dissolve in a specimen amount of solvent, that is what solubility is। और solubility बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। वो डिपेंड करेगी लैटिस एनर्जी के ऊपर। लैटिस एनर्जी का मतलब कि जैसे आपने NaCl डाला है वाटर के अंदर, तो सबसे पहले उसका क्रिस्टल जो है वो ब्रेक होना चाहिए। तो उस क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए कोवलेंट बॉन्डिंग में हमने करा हुआ है ना, कोवलेंट बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, कि उस क्रिस्टल को ब्रेक होने के लिए लैटिस एंथैल्पी चाहिए। क्या होती है लैटिस एंथैल्पी? amount of energy required to break one mole of a crystal lattice। लैटिस एंथैल्पी चाहिए। सेकंड, जब वो लैटिस टूट गया तो उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी चाहिए। सो हाइड्रेशन एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो साइज के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। अभी हम आगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे, उसमें हमने ये सॉल्युबिलिटी का एक पूरा टॉपिक है जो कि हमने करना है। ओके, सो लेट्स गो ऑन टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लेट्स से कि हम लोग ले रहे हैं एक कोई भी सॉल्ट AgCl। AgCl डिसोसिएट होता है एज Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अब K इस इक्वेशन का क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इनटू अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl। लेट्स से कि जो AgCl है इट्स अ प्योर सॉलिड सब्सटेंस, और हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि जो प्योर सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम 1 लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। सो AgCl को हम ऊपर ले जाते हैं, K इनटू concentration of AgCl that is equal to concentration of Ag positive into concentration of Cl negative, right? Now this is a constant, so K into this constant that is known as solubility product KSP, and that is equal to Ag positive and Cl negative. This is what KSP is. अब KSP की एप्लीकेशंस क्या हुई? अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तो वो भी लिख लो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of its ions in saturated solution where each term is raised to the power of its stoichiometric coefficients. Power of
स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब मेजर जो एप्लीकेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की होती है, अगर हम एप्लीकेशंस इसकी देखें तो वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्ट की डिपेंड करेगी ऑन द काइंड ऑफ सॉल्ट्स। ओके, सो हम डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी देखते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं AB। AB काइंड ऑफ सॉल्ट के अंडर आ जाता है NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड एटसेट्रा, जहां पे एक कैटायन है और एक ही एनायन प्रेजेंट है, राइट। अब AB जो सॉल्ट है वो डिसोसिएट करेगा एज A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। ओके, KSP, लेट्स से इसकी A की सॉल्युबिलिटी S है और B की सॉल्युबिलिटी भी S है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ मोल्स है तो सॉल्युबिलिटी सेम होगी। KSP क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव, राइट। सो इसकी कॉन्सेंट्रेशन S है इंटू S, दिस विल बिकम इक्वल टू S स्क्वायर, राइट। तो S कैसे कैलकुलेट होगा? अंडर रूट ऑफ दैट इज गोइंग टू बी S। तो हम किसी भी AB काइंड ऑफ सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अगर कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला, S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP, राइट। Second type of salt which we are going to do is AB2. Second kind of salt is AB2 or A2B. Both will have the same expression for solubility. चाहे हम AB2 ले रहे हैं चाहे हम A2B ले रहे हैं। AB2 का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? CaCl2, MgCl2, ठीक है। और A2B का एग्जांपल बता निखिल, नितिन A2B का एग्जांपल बताइए। Na2SO4। अब चाहे हम ये ले रहे हैं चाहे हम ये ले रहे हैं, इन बोथ द केसेस इसमें हमारे पास एक कैटायन और दो एनायंस हैं और इसमें हमारे पास दो कैटायन और एक एनायन है, ठीक है। सो जब हम AB2 लेते हैं, AB2 डिसोसिएट होगा एज A2 पॉजिटिव प्लस 2B नेगेटिव। ओके, लेट्स से द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस इज S, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? 2S। वेरी गुड। अब K की वैल्यू क्या आ गई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव का स्क्वायर, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री को हमने पावर्स में लेना है, अभी हमने डिफाइन करा। A2 पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी S है 2S का स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ जाएगा S इंटू 4S स्क्वायर, 4S क्यूब, KSP आ गया। सो S क्या आएगा? KSP अपॉन 4 क्यूब रूट, दैट इज इक्वल टू S। अब क्यूब रूट जो हमने कैलकुलेट करना है वो हम लॉग से कैलकुलेट कर रहे हैं। जनरली जो इस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसे आता है कि क्यूब रूट आपका जो फर्स्ट वाला डिजिट है वो 1 ही है, 1 into 10 raised to power 15 आ गया। तो अगर 1 into 10 raised to power 15 है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा? 1 into 10 raised to power 15 divided by 3, 5। क्यूब रूट आप जब करते हो पावर्स का तो आप सिंपली डिवाइड करते हो ना, जैसे आपके पास 1 into 10 raised to power 15 है, इसका आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। 1 का क्यूब रूट तो 1 ही आएगा ना, सो 1 आ गया
और इसका क्यूब रूट पावर्स को हम डिवाइड कर देते हैं बाय 3 अगर क्यूब कैलकुलेट करना है, बाय 2 अगर स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 × 10⁻⁵ ओके। सो जनरली हमें सॉल्युबिलिटी इसी ढंग से आती है। देन थर्ड टाइप वी विल टेक, वी आर ओनली टेकिंग 3 एग्जांपल्स। आप इसमें देखोगे कि फॉर्मूला इसी तरह से आपने सबका करना है। द थर्ड टाइप ऑफ एग्जांपल व्हिच वी आर गोइंग टू टेक, दैट इज AB3। एग्जांपल AB3 का AlCl3 है ना, ये आ जाएगा। सो लेट्स टेक द एग्जांपल AB3 डिसोसिएट होगा एज A3 पॉजिटिव प्लस 3B नेगेटिव। इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई S, इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई 3S। K क्या आ जाएगा, KSP will be equal to S into 3S का क्यूब। ओके, सो ये आ जाएगा 3 3s are 9 3s are 27 27 S raised to power 4 KSP divided by 27 fourth root, that is going to be S. So इस तरह से हम solubility करते हैं KSP से calculate, which is one of very important application of solubility product. Second जो इसकी application है, that is to predict the precipitation of sols. Second application of KSP to predict the precipitation of sols. Okay, अब हमने एक किया KSP, एक हम करेंगे ionic product of salt. Same I am taking the same equation AgCl डिसोसिएट कर रहा है as Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। KSP इसका हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है कि KSP that will be equal to concentration of Ag positive into concentration of Cl negative. This is the expression for KSP, है ना। अब अगर हमको इसका आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो that is written as K is equal to concentration of Ag positive Cl negative। यहाँ पे हमें concentration of AgCl डिटरमिन करनी पड़ेगी या कंसिडर करनी पड़ेगी। ओके, अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आ गई KSP, दूसरी वैल्यू आ गई K। अब प्रेसिपिटेशन कब होगी? प्रेसिपिटेशन तब होती है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है प्रेसिपिटेशन का मतलब? प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने दो लिक्विड्स मिक्स करे और एकदम से जैसे ही आप उसको दोनों लिक्विड्स को मिक्स करते हो तो नीचे प्रेसिपिटेट जो है वो सेटल डाउन हो जाता है। दैट इज व्हाट प्रेसिपिटेशन इज। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग AgNO3 की सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं तो AgCl में व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट प्रेसिपिटेशन इज। प्रेसिपिटेशन का मतलब हुआ कि जो आपने सॉल्ट मिक्स करा है पानी के अंदर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, वो रिएक्ट करके दोनों सॉल्यूशंस में जो भी आयंस थे उसके साथ रिएक्ट करके वो प्रेसिपिटेट बना दे रहे हैं। Okay, so it is said that precipitation will occur only if value of K is greater than KSP। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है। और अगर उल्टा हो जाए तो precipitation will not occur if value of KSP is greater than K। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिशन में बहुत बार आता है कि वो क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस देते हैं Ag पॉजिटिव की, Cl नेगेटिव की और AgCl की, और उसके बाद बोलेंगे कि वो बताओ कि प्रेसिपिटेशन हो रही है कि नहीं।
तो इन दैट केस आपको KST कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें KB कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों की जो वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर K की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन हो रही है, और अगर K की वैल्यू कम है तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही। इसमें अभी भी एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। ऑल्दो हमने उसको थोड़ा सा कर लिया हुआ है, बट स्टिल देयर इज उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो यूज करते हैं, उसको जो आपके प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं, वो एक छोटा सा बच गया है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट।